ठीक हो बाद में कल तक लगाना। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are discussing the biases and confounding. ये दोनों वर्ड आपके लिए न्यू है, लेकिन इस हिसाब से कि बाइस का जो वर्ड है वो हम अपनी रोजमर्रा जो जिंदगी है उसमें भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं कि तुम बहुत बाइस हो। बाइस हम समझते हैं कि हमने कोई ऐसी अपनी पहले से राय कायम कर ली है जो उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। बाद को तो हम किसी के बारे में बहुत अच्छी राय कायम कर लेते हैं कि तुम उसके बारे में बहुत बाइस हो, हर तुम्हारी तुम्हें उसकी बुरी चीज भी अच्छी लगती है। या हम नेगेटिव साइड पे चले जाएं तो हम क्या कहते हैं कि तुम बाइस हो, तुम उसकी अच्छी बातों को भी तस्लीम नहीं करते। तो ये बाइस को जो एपिडेमियोलॉजी हम स्टडी करते हैं, आपने इससे पहले एपिडेमियोलॉजी में स्टडी की टाइप्स पढ़ ली होगी, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल स्टडीज हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? यस सर। आपने ये इन स्टडीज के नाम पढ़ लिए ना एपिडेमियोलॉजी में? एपिडेमियोलॉजी में आपने केस कंट्रोल कोहॉर्ट स्टडी के नाम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स। जी सर। चलो ठीक है। अच्छा, बाइस हम ये कहते हैं कि जब हम कोई स्टडी करते हैं तो बाइस इज डिफाइंड एज एन सिस्टमैटिक एरर इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी that results in an incorrect estimate of the true effect of an exposure on the outcome of interest। ये एक स्टेटमेंट जरा मुश्किल है, नीचे मैंने एग्जांपल आपको दी है और फिर इसी स्टेटमेंट को मैंने दोबारा दोहराई है। मसलन मैं ये स्टडी करना चाहता हूं कि जो स्मोकिंग है उसका लंग कैंसर पर क्या इफेक्ट है। अब स्मोकिंग का लंग कैंसर पर में जो इफेक्ट मुझे देखना चाहिए था वो चाहिए था जनरल पॉपुलेशन में, जो वर्कर हैं जो काफी ज्यादा सिगरेट पीते हैं। लेकिन मैंने स्टडी शुरू कर दी मेडिकल स्टूडेंट में। आप देख रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट जो हमारे कम अज कम यूं समझे कि 20,000 हैं पूरे पंजाब में, तो अब उसमें बहुत ही एक नेग्लिजिबल फ्रैक्शन जो है स्मोकिंग करता है, 2% या 3%। और 2% या 3% जो स्मोकिंग करता है, इनमें से भी ये उस तरह की स्मोकिंग नहीं करते जिस तरह के एक मजदूर तबका या कोई लेबरर लोग करते हैं कि 3-3 डब्बियां पी रही हैं, 4-4 डब्बियां पी रहे हैं। इन्होंने तो ऐसे शौक है कभी एक आध पी ली, कोई दोस्त के साथ पीयर ग्रुप के साथ शेयर कर ली। तो इनमें जो लंग पे जो इफेक्ट होगा वो मिनिमल होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे मैं अगर ये नतीजा खस कर लूं कि स्मोकिंग इज नॉट हार्मफुल फॉर द लंग, तो ये मेरा नतीजा गलत होगा। क्यों कि मैंने सिस्टमैटिक एरर की कि मैंने अपनी पॉपुलेशन ही गलत सिलेक्ट कर ली। मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट? जी सर जी। इसके नीचे आप जो पहली वाली स्टेटमेंट है दोबारा मैंने लिखी है कि इट इज एन इनकरेक्ट एस्टिमेट ऑफ द ट्रू इफेक्ट ऑफ एन एक्सपोजर ऑन द आउटकम ऑफ इंटेस्ट। कि स्मोकिंग से लंग कैंसर पे जो इफेक्ट होना था, जो ट्रू इफेक्ट था, उसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब मेरी ये स्टडी बाइस इसलिए कि मैंने अपना जो पॉपुलेशन ली है उसकी सिलेक्शन मैंने ठीक नहीं की है। इस स्लाइड में आप देखेंगे जो 22 है वो काफी ज्यादा बाइसेस हैं, 15-20 हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा हैं जो मुख्तलिफ टाइप के हैं। लेकिन हम इनको ब्रॉडली जो कैटेगराइज करती हैं उनको दो में करती हैं। नंबर 1 क्या है कि इंफॉर्मेशन बाइस, और नंबर 2 क्या है सिलेक्शन बाइस। अभी जो मैंने आपसे बात की थी कि मैंने मेडिकल स्टूडेंट में जो स्मोकिंग की लंग इफेक्ट पर जो स्टडी की, तो मुझसे गलती बाइस क्या हुआ, मैंने सिलेक्शन वाइज किया, मैंने सही पॉपुलेशन सिलेक्ट नहीं की। अगर मैं लेबरर में या इंडस्ट्रियल वर्कर में भी स्टडी करता तो इसके रिजल्ट और होने थे। तो इनको इसके सिलेक्शन बाइस और भी कई किस्म के हैं, इंफॉर्मेशन बाइस भी कई किस्म के हैं। तो हम इनको वन बाय वन हम स्टडी भी करेंगे और हमने इसको अपने जहन में भी रखना है कि जब हमने स्टडी करते हैं तो इन चीजों से खुद को भी बचाना है। इंफॉर्मेशन बाइस क्या है? This may mean that individuals are assigned to the wrong outcome category. Intervention group shifted to control group, leading to an incorrect estimate of the association
बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। बात ये है कि हमने 2 ग्रुप बनाए, एक में हमने जो है कि नई ड्रग डिस्कवर की या डिस्कवर करना चाहते हैं, या जो जैसे हाइपरटेंशन के लिए एक नई मेडिसिन बनाई, तो हमने एक ग्रुप को जिसमें जो हाइपरटेंशन था उसमें हमने वो दवाई दे दी, दूसरे ग्रुप में जो हाइपरटेंशन नहीं थी, हाइपरटेंशन तो है लेकिन हम उनको दवाई नहीं दी, आपको प्लेसिबो दे दिए। क्या उनमें उस दवाई का क्या इफेक्ट है? हमने जब रिजल्ट निकालना था तो ऐसा हुआ कि जिन लोगों को हमने मेडिसिन, ओरिजिनल मेडिसिन दी थी, हमने दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गलती से, और जो दूसरा ग्रुप जिसको हमने मेडिसिन नहीं दी उसको इस मेडिसिन वाले ग्रुप में शिफ्ट कर दिया। तो क्या होगा कि इस ड्रग का अगर कोई अच्छा इफेक्ट है तो वो भी डिल्यूट हो गया, और अगर बुरा इफेक्ट है तो वो भी डिल्यूट हो गया। तो हमें जो रॉन्ग आउटकम मिल गई, क्योंकि हमने क्या किया, हमारी इंफॉर्मेशन बाइस होगी कि जो ग्रुप जिसको टोटल मेडिसिन दी थी वो हमारे पास बाकी नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन बाइस। एक और बाइस जिसको हम कहते हैं मिसक्लासिफिकेशन। एरर इन मेजरमेंट आर आल्सो नोन एज मिसक्लासिफिकेशन, and the magnitude or the effect of bias depends on the type of misclassification that has occurred. There are 2 types of misclassification, differential and non-differential. तो इसमें हमारी जो एप्लीकेशन जो है, जो इंफॉर्मेशन है, वो हम जो अभी मैंने आपको बात की कि मिसक्लासिफाई हो गया कि उस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चला गया, कंट्रोल ग्रुप से वो उस ग्रुप में चला गया जिसको हमने मेडिसिन दी हुई थी, या हमने एक तीसरा ग्रुप रखा न्यूट्रल जिसको हमने मेडिसिन तो नहीं दी लेकिन उसको हमने उसमें शामिल किया था ताकि हेल्थ इफेक्ट का क्या इफेक्ट है, अगर एक हेल्दी बंदा है तो उस पर डिजीज का क्या इफेक्ट है, और जो बंदा पहले से कोई और बीमारी है तो उस पर क्या इफेक्ट है। ऑब्जर्वर बायस में क्या आता है, it may be result of the investigator's prior knowledge of the hypothesis under investigation or knowledge of an individual exposure or disease status. Such information may influence the way information is collected. इसका क्या मतलब है? मतलब है कि एक आदमी जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको पता है कि ये जो डिजिटलिस है, जो हमने कोई डिजॉक्सिन जो टेबलेट है जो हम दे रहे हैं, तो इसका या इंडिराल टेबलेट है, इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि इसने बीटा ब्लॉकर ने हार्ट बीट को क्या करना है, कम करना है, ज्यादा करना है? बीटा ब्लॉकर ने स्टूडेंट्स यस सर कम करना है, उसने कम करना है ना, आप मेरे साथ रहे ना, तो उसको पता था कि जिनको बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं उनकी हार्ट बीट कम होगी, तो वो ये करता है कि जिनको बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं उन पे तो ज्यादा फोकस करता है, उनकी हार्ट बीट को सही काउंट करता है कि कितनी है, 60 है, 50 है, और जिनको बीटा ब्लॉकर नहीं दिया वो उससे ज्यादा तवज्जो ही नहीं देता, ऑब्जर्वेशन ही सही नोट करता, उनको पता है इसका तो इफेक्ट ही नहीं होगा, इसको हमने बीटा ब्लॉकर नहीं दी तो इसको इसकी हार्ट बीट को क्या काउंट करना, इसको 70 लिख दें, 80 लिख दें, तो ये है ऑब्जर्वर बायस। तो उसको ड्रग के इफेक्ट का पता था, तो जो जिन लोगों को ड्रग दी गई उस पे उसने ज्यादा तवज्जो दी, और जिनको ड्रग नहीं दी उसको उसने तवज्जो नहीं दी, तो इससे जो इंफॉर्मेशन थी वो भी उसमें उसने जो एरर एक उसमें जनरेट कर दी। इंटरव्यूअर बायस क्या है? It occurs where an interviewer asks leading questions that may systematically influence the response given by the interview. कि जैसे मैंने वही बात की है कि अब जब हमने एक्सपोजर कर दी, किसी इंडिविजुअल को देख लें कि जिस ग्रुप को हमने मेडिसिन दे दी उस पे वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दिल की धड़कन कम तो नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं तुम्हें महसूस हो रहा कि मेरा दिल डूब रहा है, जबकि दूसरों को जिसको मेडिसिन नहीं दी, ये इंटरव्यूअर उनसे बात भी नहीं करता, उनको पता है कि यार उनको तो मेडिसिन दी नहीं है तो उन पे क्या इफेक्ट होगा, क्या ज्यादा उनको इंटरव्यू करना। इसीलिए इसको आप दोबारा देखें, इन केस कंट्रोल स्टडी डेटा ऑन एक्सपोजर इज कलेक्टेड, ठीक है ना, द क्वालिटी ऑफ द डेटा इज देयरफॉर डिटरमाइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द पेशेंट एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जिन लोगों ने जो मेडिसिन ली हुई है या पहले उन्होंने मेडिसिन ली थी या उनको जो डिजीज में एक्सपोजर हो गया, तो जिनको रिसेंट एक्सपोजर हो रहा है उनकी बात और है, और जिनको उससे पहले एक्सपोजर हो रहा है उनकी याद, अच्छा यार हमें बस कोरोना हुआ था और उसमें बस एक दफा थोड़ी खांसी हो गई थी, अगर
फर्स्ट करो जिनको शुरू में पिछले साल हुआ था तो बस हमने सूप पिया और ये ठीक हो गया, और जिनको अभी हुआ है वो आपको एक एक पल की खबर देंगे जी मैं ऑफिस में बैठा था और मुझे हाई ग्रेड फीवर हो गया और मुझे फिर बाकी चीजें उसने डेवलप कर दी। तो ये जो उसकी जो जिस इंटरव्यू ले रहे हैं जिनको रिसेंट जो डिजीज होगी उनको सारे बातें याद होगी, और जिनको 2 साल पहले हो गई है अगर वही डिजीज हो गई है तो उनको वो बातें उतनी ज्यादा नहीं होगी और उनके नजदीक उसकी ज्यादा अहमियत भी नहीं होगी। तो इसी का क्या मतलब है जी, हाउ टू मिनिमाइज रिकॉल बाय collecting exposure data from work or medical record, blinding participant to the study hypothesis। इसमें जो ब्लाइंडिंग टेक्निक है वो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लाइंडिंग टेक्निक क्या है। तो उसमें ये है कि हमने ये देखना है कि उनका जो इस बाइस को कम करने के लिए उस वक्त उनका चार्ट ले लें मेडिकल हिस्ट्री का, चाहे साल पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उस वक्त की अब फिजिशियन ने क्या ऑब्जर्वेशन लिखी है, उनकी हार्ट बीट कितनी थी, उनका पल्स रेट कितना था, रेस्पिरेटरी रेट कितना था, लंग फंक्शन कैसा था, वाइटल कैपेसिटी कैसी थी। अब जो आपका पेशेंट है उसकी भी वाइटल कैपेसिटी कैसी है, लंग फंक्शन कैसी है, तो इनको हमें जो इस जो ये बाइस है जो सिस्टमेटिक एरर है उसको हम आपसे उसको हम दूर कर सकते हैं। अच्छा ये अभी जो हमने ऑब्जर्वर बाइस आपसे बात की और इंटरव्यू की जो बात की कि इसको कैसे हम काम कर सकते हैं। It should be blinded to the exposure and disease status of the individual। अभी नेक्स्ट स्लाइड, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्योंकि ये ब्लाइंड बार बार आ रहा है तो पहले नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ा देता हूँ फिर इसमें आ जाएंगे। ब्लाइंडिंग जो टेक्निक क्या होती है, ये एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम जो पेशेंट हैं उनको जो वो मेडिसिन ले रही हैं उनसे अनअवेयर रखती हैं। हमने एक ग्रुप ले लिया 50 लोगों का, उनको हमने 25-25 हमने डिवाइड कर दिया। एक को हमने जो ड्रग देनी है जो वैक्सीन देनी है, जैसे आप जो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एक आजकल एक रिसर्च हो रही है, वो क्या रिसर्च हो रही है, वो ट्रिपल ब्लाइंड में आप इसमें देखेंगे 3 है, एक सिंगल ब्लाइंड है, एक डबल ब्लाइंड है और एक ट्रिपल ब्लाइंड है। तो ये ब्लाइंड टेक्निक कैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने पेशेंट लेने 1000 और 1000 पेशेंट का वो पहले शुरू में एंटीबॉडी जो उनका लेवल है उसका टेस्ट करती हैं कि जिनका कोरोना एंटीबॉडी का जिनका कोरोना एंटीबॉडी 0 है उनको वो अपनी स्टडी में शामिल कर लेते हैं। इसको कहते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब उन्होंने 1000 जो लोग लेनी है उसमें से उन्होंने 500 को उन्होंने वो वैक्सीन देनी है और 500 को वैक्सीन नहीं देनी बल्कि कोई आम सलाइन वाटर या कोई और कोई चीज उसको इंजेक्ट करनी है। अब ये बात जो पीछे मास्टरमाइंड बैठा है उसने इसको अपना काम किया है। अब सिंगल ब्लाइंड को समझे, मैंने आपको मेथोडोलॉजी समझा दी है, अब सिंगल ब्लाइंड में आपको समझाना चाहता हूं वो क्या है। सिंगल ब्लाइंड क्या है, वो ये होता है कि जब हमने 1000 पेशेंट ले लिए कोरोना वैक्सीन की टेस्ट करने के लिए कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं कि नहीं कर रहे, 500 को हमने ओरिजिनल जो देनी है वैक्सीन और 500 को 500 को हमने प्लेसिबो देनी है जो हमने बात की जो भी सलाइन वाटर जो कुछ है। अब सिंगल ब्लाइंड में ये होता है कि जो इंजेक्शन लगाने वाला बंदा है उसको तो पता है कि ये वैक्सीन है और ये सलाइन वाटर है, और जो पेशेंट है जिसको वैक्सीन लग रही है उसको नहीं पता कि मुझे वैक्सीन लग रही है या सलाइन वाटर लग रहा है। तो ये आप समझें जिसमें लगाने वाला जो है जो इन्वेस्टिगेटर है वो तो जानता है लेकिन जो पेशेंट है वो नहीं जानता। ये सिंगल ब्लाइंड है कि पेशेंट नहीं जानता। इसको बात समझ आ गई स्टूडेंट? यस सर। डबल ब्लाइंड में ये है कि जो बंदा वैक्सीन लगा रहा है उसको भी नहीं पता कि कौन सी है। अब उसने जो जो बंदा है जो उसके ऊपर जो बैठा है रिसर्चर बैठा है उसको पता है कि मैंने इस जो वैक्सीनेटर है इस दो वैक्सीनेटर मैंने बिठाए हुए हैं या 4 वैक्सीनेटर बिठाए हुए हैं, 2 वैक्सीनेटर को मैंने वैक्सीन दी हुई है और 2 वैक्सीनेटर को मैंने प्लेसिबो दिया हुआ है। तो जबकि उसके लेवल भी एक जैसी है और बॉटल भी एक जैसी, सारा कुछ है। अब ये जो बंदा वैक्सीन वाला है ये लगा रहा है इसको भी नहीं पता कि मैं वैक्सीन लगा रहा हूं या सलाइन वाटर लगा रहा हूं, और पेशेंट को भी नहीं पता कि मुझे वैक्सीन लग रही है या सलाइन वाटर लग रहा है। अब इसको हम डबल ब्लाइंड कहते हैं कि उसको भी नहीं पता
और जो लगाने वाला उसको भी नहीं पता। अब ये दोनों को नहीं पता, इसको हम डबल ब्लाइंड कहते हैं। ट्रिपल ब्लाइंड किसको कहते हैं? ट्रिपल ब्लाइंड ये है कि ये जो डाटा अब फीड हो रहा है, एक पीछे जो प्रोग्रामर बैठा है कि ये जैसे अब यहाँ कोरोना वैक्सीन में आपका कोई अजीज गया हो, जैसे मैंने लगवाई है, तो हमसे आईडी कार्ड का नंबर लेते हैं हम साहब, ठीक है ना, और उसके बाद हमें वैक्सीन लगा देती हैं। अब जो पीछे जो प्रोग्रामर बैठा है वो इस डाटा को फीड कर रहा है, जैसे ही कि इस आईडी कार्ड को हमने इंजेक्शन ये लगा दिया और दूसरे को ये लगा दिया, फला डोज लगा दी। अब इसको तो पता होता है कि मैंने जो वैक्सीन दी है किसको दी है, कौन से अपना वैक्सीनेटर को, और जो प्लेसिबो सलाइन वाटर किसको दिया है। अब इसको पता है, सिंगल ब्लाइंड में पेशेंट को नहीं पता, डबल ब्लाइंड में वो जो लगाने वाला है उसको भी नहीं पता, ट्रिपल ब्लाइंड में जो प्रोग्रामर है उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता कि ये जो आ रहा है उसको पता है इस आईडी कार्ड पे ये वैक्सीन लग रही है, उसको कौन कर रहा है? अब उसका जो एनालाइजर बैठा है, ये तो डाटा एंट्री वाला बैठा है ना थर्ड पे, अब जो एनालाइजर बैठा है उसने फिक्टिशियस नंबर दिए हुए हैं, जैसे आपके जो रोल नंबर हम एग्जाम करने चेक करने चाहते हैं। अब जब हम फोर्थ ईयर के हम गए थे, चाहे मेरे कॉलेज का बंदा भी हो, अब उसका जो उन्होंने फिक्टिशियस रोल नंबर लगाए हुए थे, अब उन फिक्टिशियस रोल नंबर का एक प्रोग्राम है जिसने डाटा एंट्री की है, बाल तो उसको भी नहीं पता, और एनालाइजर को पता होता है कि जब डाटा आएगा मैं इसको पहले एक कोड को दूसरे कोड से डिकोड करूंगा, उस दूसरे डिकोड को फिर तीसरे कोड से डिकोड करूंगा, उसको हम कहते हैं ट्रिपल ब्लाइंड। मेरी बात समझ आ गई स्टूडेंट? यस सर आ रही है। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा पिछली स्लाइड पर आ रहा हूँ। क्या हमने क्या करना है? वी आर पॉसिबल ऑब्जर्वर शुड बी ब्लाइंडेड टू द एक्सपोजर एंड द डिजीज स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, ताकि उसको अपनी ये नहीं उसको पता है कि जिसको मैंने बीटा ब्लॉकर दिया उसको तो मैंने हॉर्ट से चेक करना है, उसकी वाकई उसकी हार्ट बीट कम होगी, और जिसको मैंने प्लेसिबो दिया उसको क्या चेक करना, उसकी तो कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा। ब्लाइंड ऑब्जर्वर टू द हाइपोथेसिस अंडर इन्वेस्टिगेशन in a randomized control trial, blind investigation and participant to the treatment and control group, ये double blind अभी मैंने आपको समझाया है। Development of a protocol for the collection, measurement and interpretation of the information, use of standardized questionnaire or calibrated instrument such as ये जो हम बीपी वगैरह के लिए, तो आपको इसमें सारे में जो हमारा ऑब्जर्वेशन में है, जो हमारे इंटरव्यू में है, जो हम उस इंफॉर्मेशन में है, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपसे बात की। हमारे पास ब्लाइंडिंग टेक्निक है जो मुख्तलिफ जो लोग हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसका ट्रू रिजल्ट आए, ऐसे चक्कर से दो नंबरी से मतलब कि जैसे हमारे जो कुछ लोग स्टडी करते हैं कि कुछ फिक्टिशियस डाटा उठा लिया और वो आगे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, तो इंटरनेशनली फिर जो हमारी जो है वो बात वैलिड नहीं होती। सोशल डिजायरेबिलिटी बाइस, ये क्या बात है? अब इसको देखें कि it occurs where respondents to surveys tend to answer in a manner they feel will be as favorable by others. For example, by over reporting positive behavior or under reporting undesirable one. ये बात आपको समझ आई कि हम किसी को खुश करने के लिए हाँ जी मुझे बड़ा फायदा है, और जो अगर उससे कोई और तकलीफ हो गई है तो यार ये सर माइंड करेंगे या फिर और जो प्रोफेसर माइंड करेगा या डॉक्टर माइंड कर, नहीं जी मुझे कोई तकलीफ नहीं, हालांकि उससे अनडिजायरेबल इफेक्ट भी हो रहे थे, लेकिन हम अपने ऑब्जर्वर की, अपने जो इन्विजिलेटर है, हमारा जो डॉक्टर है, फिजिशियन है और जो एक्सपेरिमेंटर है, हम उसकी खुशी के लिए अच्छी चीजों को बढ़ चढ़ के बयान करती हैं, और उसकी जो बात उसको समझ नहीं आ रही, जो बात जो हम समझते हैं कि इसको इस तरह एक्सप्लेन करनी चाहिए, उसको हम दबा लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह जिसे हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, आप भी हमें फीडबैक दे सकती हैं कि सर कौन सी चीज आप अच्छी बयान करती हैं और कौन सी चीज में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करें। तो ये डिजायरेबिलिटी है कि जब हम उस जो बात समझ नहीं आ रही या जो मेथड आपको समझ नहीं आ रहा, उसको हम खामोशी से दबा दें, और जो कुछ समझ आ रहा है उसको अच्छा ज्यादा बढ़ चढ़ के बयान किया जाए। तो ये बात समझ आ गई बेटा स्टूडेंट्स? यस सर आ गई।
अच्छा, परफॉर्मेंस बायस क्या है? इट रेफर्स टू व्हेन स्टडी पर्सनल पार्टिसिपेंट मॉडिफाई देयर बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज व्हेन दे आर अवेयर ऑफ ग्रुप एडुकेशन। किसी को पता चल जाए कि मुझे तो वाकई उस ग्रुप में रखा गया जिसमें जिसको ओरिजिनल मेडिसिन दी गई। जैसे अब मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो हेल्थ साइंस में स्टडी हो रही है कि 500 को उन्होंने वैक्सीन देनी है और 500 को प्लेसिबो देनी है। अब जिसको प्लेसिबो भी लगी है उसको तो नहीं पता प्लेसिबो लगी है, लेकिन वो बाहर क्या करता है, प्रिटेंड क्या करता है कि मुझे तो वैक्सीन लग गई, ओहो मुझे तो माचर कुछ भी नहीं हुआ और कोई मेरे पास कोई ऐसी कोई साइड इफेक्ट्स और कोई चीजें नहीं, बल्कि आई एम फीलिंग वेल। तो ये क्या है, ये परफॉर्मेंस बाइस है। साइकोलॉजिकली बंदा उसको अपने आप को अच्छा फील करता है। डिटेक्शन बाइस, इट occurs where the way in which outcome information collected differ between groups। बात समझ आ गई कि अगर हम मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हमने बनाए, अगर जिनको ही वैक्सीन दी, कुछ लोगों ने ओवरकम कर दिया, मुझे कोई हेडेक नहीं हुआ, कोई फीवर नहीं हुआ, किसी ने कहा नहीं मुझे तो बहुत हेडेक हुआ, किसी ने कहा मुझे बहुत फीवर हो गया और मेरी पैल्पिटेशन होगी। तो ये जो है इसको भी हमने देखना है कि कोई ज्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस ओवर शो तो नहीं कर रहा। तो ये डिटेक्शन बायस है जो मुख्तलिफ ग्रुपों में हमने अपने मेथड से, केमिकल मेथड से, कि वो जो कोई बात करता रहे, अगर हाँ उनके एंटीबॉडीज का जो लेवल है इसमें कितना हुआ है, कि ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, थोड़ा हुआ है, नहीं हुआ, तो हम इसको इस तरह जो है उसको नलीफाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट बाइस, इंस्ट्रूमेंट बाइस क्या है? इंस्ट्रूमेंट बाइस ये है कि जैसे आप आजकल डिजिटल जो स्केल पड़े हैं हर दुकान पर, हर मिठाई वाली दुकान पर, तो कुछ लोग ना डिसऑनेस्टी करती हैं, तो वो 900 ग्राम को 1 केजी अपने स्केल में शो करती हैं। ये जो जो इधर है शुगर मिले, उनमें तो और ही बड़ा तमाशा है ना, आप रोड पर जाएं तो जगह जगह लिखा होता है डिजिटल स्केल इलेक्ट्रॉनिक, उस पर गाड़ी को खड़ा कर लेती हैं, तो उसके अंदर वो 100 केजी या 1000 केजी का डिफरेंस रख देती है ताकि हमें उससे बचत हो जाए, हमें उसके पैसे ना देने पड़े। तो इंस्ट्रूमेंट में ही हमने ऐसे कैलिब्रेशन कर दी, जैसे मैंने कहा कि आप जो स्केल है उसको 900 को शो करें 1 केजी। अगर आप स्कूल में चले गए और बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल आप चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका अंडर वेट आप चेक करना चाहते हैं या नॉर्मल वेट चेक करना चाहते हैं, तो अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ कर दी कि कोई टीम आ रही है मेरे सारे बच्चे ही हेल्दी हैं और 900 को 1 केजी या 700 को 1 केजी, अब 300 ग्राम का जो डिफरेंस होगा तो 30% जो बच्चे हैं तो जो अंडर वेट है वो भी नॉर्मल वेट शो हो जाएंगे। तो इट रेफर्स टू वेयर एन inadequate calibrated measuring instrument systematically or over or underestimate the measurement। मेरी बात समझ आ गई है बच्चों? यस सर। इंस्ट्रूमेंट में जानबूझ के उसमें हम गलती डाल देती हैं, उसको एरर खुद ही, मैंने कहा ये सिस्टमेटिक एरर है, हम जो है ना ये इत्फाक नहीं है। Allocation bias, it occurs in control trials when there is a systematic difference between participants in study group other than the intervention being studied। ये क्या समझ आई है कि अगर हमने के 2 ग्रुप बनाए, और जिस तरह मैंने कहा कंट्रोल ग्रुप और एक जो हमारा अंडर अपना ड्रग ग्रुप या डिजीज ग्रुप, तो दोनों को हमने कंपेयर करना था उसका। अगर हम ये करते हैं कि जो वैक्सीन का इफेक्ट है वो हम देख रहे हैं नौजवानों में और प्लेसिबो हम टोटल बूढ़े लोगों को दे रहे हैं, तो एज का भी फैक्टर है, एज का भी फैक्टर है जो आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस में कर रहे हैं। अगर हम ओल्ड एज को वैक्सीन दे रहे हैं और नौजवान को टोटल प्लेसिबो दे रहे हैं तो फिर भी आपका रिजल्ट वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो जब तक हम रैंडमाइजेशन ना करें तो जो जिनको वैक्सीन दें वो भी सारे एज ग्रुप के हों और जिनको हम प्लेसिबो दें वो भी सारे एज ग्रुप के हों और दोनों के हेल्थ स्टेटस भी बराबर को। जिस तरह मैंने अभी आपको शुरू में बात की कि यूनिवर्सिटी वाले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी एंटीबॉडीज का लेवल देख रहे हैं, जिनका एंटीबॉडीज का लेवल 0 है उनको भी वो वैक्सीन या प्लेसिबो दे रहे हैं। ये ना हो कि उसने पहले उनको इन्फेक्शन हो चुकी थी या कहीं कोई उसने कोई मेडिसिन ली थी जिससे उसमें मॉडिफिकेशन हो गई थी। तो दिस फ्री मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ओहो
अच्छा यार, ये कहते हैं कि 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो रही है। मेरी बात समझ आ गई जी सर, स्टूडेंट? लिमिट होती है जी। अच्छा, लास्ट follow up. It is a particular problem associated with cohort study. Bias may be introduced if the individual last to follow up differ with respect to the exposure and outcome from those persons who remain in the study. The differential loss of the participant from groups of a randomized controlled trial is known as attrition bias. Attrition bias ये क्या होता है कि आपने 100 बंदों को लिया और उनको आपने 1 साल के लिए आपने को मल्टीविटामिन देने थे, ठीक है? तो अगर 1 साल के लिए हमने देखा ना कि इन मल्टीविटामिन का, इस मिनरल का इन पे क्या इफेक्ट है, इनके बॉडी वेट पर, इनके हेल्थ पर, बाकी एंटीबॉडी लेवल पर, अगर उसमें से 30 बंदे छोड़ गए और 70 बाकी रहे, तो ये जो 30 बंदे छोड़ गए इसको हम कहते हैं एट्रिशन वाइज। हो सकता है कि उनमें उस ड्रग के बुरे इफेक्ट हो, उनका पेट खराब हो गया होगा, उनका टेस्ट मुंह का खराब हो गया हो, या किसी और वजह से उन्होंने उस ड्रग को डिसलाइक किया और छोड़ दिया। अब ये जो 70 थे, इन्होंने कहा कि हमारा टेस्ट भी ठीक रहा, हमारा पेट भी ठीक रहा और हमें इसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि 100% एफिकेसी, 100% इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जो 30 छोड़ गए, तो इससे हमारी स्टडी का रिजल्ट उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, उतना वैलिड नहीं होगा, दुनिया उसको इतना तस्लीम नहीं करेगी। इसीलिए जितना एट्रिशन होता है उतनी उसकी स्टडी का रिजल्ट इनवैलिड होगा। बात समझ आए स्टूडेंट? यस सर। आगे क्या है? विथड्रॉल बायस। विथड्रॉल क्या है? इसमें ये था कि वो जो लोग मेडिसिन ले रहे थे उनका पेट खराब हो गया, वो खुद छोड़ के चले गए। इसमें क्या हो गया? फर्स्ट तो हमने ग्लाकोमा की एक दवाई निकाली और हमने 100 पेशेंट पे ट्राई की 1 साल के लिए कि हमें कितना फायदा है, तो वो दवाई चुभने वाली थी, ठीक है ना? अब जब मैंने देखा या जो आपने स्टडी की, तो कल देखा कि 7 पेशेंट हैं, उनकी आंखें ठीक है, 3 पेशेंट की आंखें सुर्ख हो गई हैं, या 70 की ठीक है, 30 की आंखें सुर्ख हो गई। और मैंने कहा अच्छा यार तुम्हें फायदा नहीं, तुम चले जाओ। क्यों? कि मैं उस ड्रग के जो गलत एडवर्स इफेक्ट थे उनको मैं हाइड करना चाहता हूँ, मैं छुपाना चाहता हूँ कि ये 70 देखो जी इनकी आंखें तो ठीक है जी, तो यही मेरी स्टडी ग्रुप है। तो ये भी हमारे विथड्रॉल बायस है। मैं खुद किसी को स्टडी निकालूंगा तो एक है एट्रिशन, वो छोड़ जाए, एक है जो विथड्रॉल, जो मैं जो रिसर्चर है वो उसको निकाल दे, तो उससे भी उसका प्रॉब्लम होता है। Sampling bias क्या? It describes the scenario in which some individuals within target population are selected by own choice. मैंने आपको बताया, जो मैंने एग्जांपल शो की आपको, क्या शो की? ये हमारा सैम्पलिंग बायस है कि जो मैंने स्मोकिंग का इफेक्ट देखना था लंग पर, वो मुझे देखना चाहिए था जनरल पॉपुलेशन में, वर्कर ग्रुप में, इंडस्ट्रियल वर्कर है, लेबरर है, बाकी लोग है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने सिलेक्शन बायस कर दी, सैम्पलिंग बायस, और मैंने अपने जो मेरिट स्टूडेंट है जिनका बहुत ही मिनिमम एक्सपोजर है, तो उसका जो लंग इफेक्ट है वो भी बहुत नेग्लिजिबल होगा। आगे सिलेक्शन बायस, इट अकर्स, ये भी उसी के साथ रिलेटेड है जी। इट अकर्स व्हेन देयर इज अ सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन आइदर दोज हु पार्टिसिपेट इन द स्टडी एंड दोज हु डू नॉट, ठीक है ना जी? दोज इन द ट्रीटमेंट ग्रुप ऑफ स्टडी एंड दोज इन द कंट्रोल ग्रुप। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो लोग अब डायबिटिक है, हम कैंप लगा देते हैं कि आओ जी अपना शुगर चेक कराओ, मैं देखना चाहता हूं कि शुगर की प्रेवलेंस कितनी। अब जिसको शुगर पहले से है वो कहेगा जी मेरी तो मुफ्त चेक हो जाएगी, मुझे तो पता है शुगर है, और जिसको शुगर नहीं है तो वो उसमें शामिल नहीं हो रहा। तो अब जो मेरे पास आएगा तो ज्यादा पॉजिटिव केस आएंगे, नेगेटिव केस कम हो जाएंगे। मैं जो रिजल्ट निकालूंगा कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में या इस इलाके में डायबिटीज कितने परसेंट है, तो ये जो है ना, जो डिजायरेबिलिटी है सिलेक्शन वाइज, कि जिनको डायबिटीज थी उनका, उनको तो पता है ना, हमें नहीं पता ना, तो उनका चलो जी मुफ्त में शुगर चेक हो रही है, और जिनको शुगर नहीं थी वो आए नहीं। तो हमने जो प्रेफरेंस था, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन एन एरिया, तो इस स्टडी से जो हम निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट भी उतना वैलिड नहीं होगा। बात समझ आ गई? दो इन ट्रीटमेंट ग्रुप ऑफ स्टडी, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखिए, सिलेक्शन बायस इन केस कंट्रोल स्टडी। अब हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती है और कोहॉर्ट स्टडीज होती है और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, तो इसमें हर एक में हमने थोड़ा इसको बायस देख लेना
कि क्रेज कंट्रोल में सच कंट्रोल में बी प्रेफरेबल फॉर लॉजिस्टिक रीजन, कि हम जो है उसमें जो लोग हैं अल्टरनेटिवली द पोटेंशियल फॉर सिलेक्शन बायस में बी मिनिमाइज बाय सिलेक्टिंग कंट्रोल फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो स्मोकिंग का लंग इफेक्ट देख रहे हैं, आप चले गए चेस्ट वार्ड में, तो आपको अक्सर ही स्मोकर मिलेंगे और उनका भी इफेक्ट मिल जाएगा। तो आप जो कंट्रोल है आपने साथ वाले वार्ड से अगर ले लेंगे जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज का है, तो उनमें अक्सर लोग स्मोकर होते हैं ना, स्मोकिंग से हार्ट पे भी इफेक्ट है, तो हम उससे जो रिजल्ट निकालेंगे वो वैलिड नहीं होगा। अगर हम कंट्रोल ग्रुप क्या लेते हैं, हम उनके जो हमसाए थे मोहल्ले वाले उनसे ले लेते या किसी और चीज से ले लेते, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आपके जो फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री में जो मुलाजिम है, मालिक किस मजदूर को रखते हैं जो सेहतमंद है, और जो मजदूर जो बीमार हो गए उसको पहले तो रखते नहीं है ना, और अगर दोबारा बीमार हो जाए उसको वैसे जल्दी निकाल देते हैं, चलो भाई तुम छुट्टी करो। तो ये जो है इससे जो हमारा जो इफेक्ट है स्मोकिंग का लंग पर, जो हेल्थ इफेक्ट है वो भी हमें कुछ नजर आ जाएगा। ठीक है, मूव दिस विंडो अवे। ठीक है स्टूडेंट, आज का हम लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, बाकी का लेक्चर कल हम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिएगा आज की। अच्छा अच्छा ठीक है, आप उसकी अटेंडेंस मुझे भेजें। मैं अटेंडेंस भेज देती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।